ईरान ने जिस तरह से कहा है, हालांकि ये सबको पता है कि अमेरिका जिधर खड़ा है उधर ताकत बढ़ जाती है। क्या ईरान को कमजोर माना जाए? धन्यवाद रंजय जी। निश्चित रूप से अगर आप इजराइल की सैन्य ताकत की बात करेंगे, खासतौर से तकनीक की बात करेंगे, तो आप कह सकते हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि ईरान ने आत्मसमर्पण कर दिया है। ईरान का आज से विरोध थोड़े हो रहा है। ईरान एक ऐसा देश है जिसने जिसने इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया और लगातार उसके खिलाफ खड़ा है। वो दशकों से वो आर्थिक प्रतिबंध झेल रहा है पश्चिमी देशों का, खासतौर से अमेरिका का। फिर भी अपनी गतिविधियों के साथ पूरी तरह से संचालित है। उसकी आर्थिक गतिविधियां बहुत मजबूती के साथ चल रही हैं। भारत के साथ उसके व्यापारिक संबंध है। भारत उन पहले 5 देशों में शामिल है जिसका ईरान के साथ बहुत शानदार व्यापार चल रहा है, व्यापारिक संबंध है। तो ऐसा तो नहीं है कि ईरान खत्म हो गया। ईरान ने ये जरूर है कि इजराइल के पास अपनी ताकत नहीं है, इजराइल के पास अमेरिका की ताकत है। अगर आप सैन्य बल का मुकाबला करेंगे, मतलब तुलना करेंगे, तो दोनों देश जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है उसके अनुसार 15वें नंबर पर है। माने ऐसा भी नहीं कि बहुत आगे है इजराइल। जनसंख्या कुल 90 लाख की है इजराइल की, और 5 या 6 करोड़ है जनसंख्या ईरान की। दोनों देश की सीमाएं एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। और इजराइल के तमाम आक्रामक रवैये के बावजूद ईरान है। ईरान का विरोध इजराइल 1980 के बाद से और करने लगा, जब वहाँ इस्लामिक क्रांति हो गई और नई रिजीम आ गई। पहले के रिजीम से के साथ उसके उतना विरोध नहीं था। अमेरिका ने भी इस रिजीम का जबरदस्त विरोध किया। लेकिन इजराइल के साथ इस कोई निर्णायक लड़ाई होगी तो क्या होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि वायुसेना की ताकत निश्चित रूप से इजराइल की ईरान की तुलना में ज्यादा है, क्योंकि आधुनिक अस्त्र शस्त्र ईरान के पास नहीं है। इसलिए नहीं है कि आर्थिक प्रतिबंधों के कारण अमेरिका उसको शस्त्र देता नहीं है। पश्चिमी देशों भी तमाम तरह की झंझट है। परमाणु परिष्करण को लेकर के पश्चिमी देश ईरान के खिलाफ है। लेकिन एकदम खाली है, कुछ कर नहीं सकता। जहाज़ों की संख्या, लड़ाकू जहाज़ों की संख्या इजराइल की तुलना में ईरान के पास ज़्यादा है। लेकिन जो आधुनिक अस्त्र शस्त्र हैं उसमें इजराइल के ज़्यादा सक्षम है ईरान की तुलना में। लेकिन लड़ाई नहीं लड़ सकता, प्रतिकार नहीं कर सकता, अपनी रक्षा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। और आज की स्थिति नहीं है कि कोई दो देश ही लड़ते हैं। अब स्थिति है कि जब संघर्ष होगा तो अंतर्राष्ट्रीय जगत के तमाम देश एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। आज इजराइल के साथ खुल करके अमेरिका है। तो इस युद्ध को लेकर के रूस और चीन दोनों ने इजराइल की आलोचना की है। इस युद्ध की को लेकर के उनकी आलोचना की। चीन अगर ईरान के साथ खड़ा हो जाता है तो किसी को आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए। चीन का बहुत बड़ा निवेश इजराइल में है, ईरान में है। ढेर सारी योजनाओं में उसका पैसा लगा हुआ है, उसके तमाम आर्थिक हित शामिल है। और वह इजराइल और अमेरिका जैसी ताकतों को बहुत आगे बढ़ने नहीं देगा। वो ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा। पश्चिमी देशों का रवैया बहुत ही दोहरेपन का है। एक तरफ के पश्चिमी देश विस्तारवादी ताकतों का विरोध करते हैं, साम्राज्यवादी ताकतों का विरोध करते हैं, मानव मूल्यों का समर्थन, मानवाधिकार का समर्थन करते हैं, और इजराइल के मामले में चुप रहते हैं। गाजा में जो कुछ भी इजराइल कर रहा है, क्या उसका समर्थन किया जा सकता है? किसी भी देश को समर्थन करना चाहिए। जो ताकतवर देश हैं, जो तमाम तरह के भाषण देते रहते हैं, वक्तव्य जारी करते रहते हैं दुनिया के तमाम मसलों पर, इजराइल के बारे में उनका रवैया क्या है? या इस रवैये का समर्थन किया जा सकता है? गाजा में जो नरसंहार कर रहा है इजराइल, क्या उसका समर्थन किया करने को छोड़ दिया, इसका जबरदस्त विरोध किया जाना चाहिए था? सभी पश्चिमी देश चुप है, अमेरिका चुप है। अमेरिका हथियार दे रहा है उसके पास। नागरिक ठिकानों को निशाना न बनाने की एक परंपरा रही है। इजराइल क्या कर रहा है गाजा में? आप शरणार्थी शिविरों पर हमला करते हैं। जो लोग खाना लेने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं उनके ऊपर आप हमला करते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है राहत पहुंचाने वाले, आप उनको वहां पहुंचने से रोकते हैं। जो राहत सामग्री है उनको नहीं जाने देना चाहते। एक युद्ध है।
और 21वीं शताब्दी में जब हम संस्कृति और सभ्यता के विकास के तमाम दावे करते हैं, तो इस युद्ध, इस संघर्ष में जो ईरान ने जिस तरह का प्रतिकार किया है, वो निश्चित रूप से प्रशंसा की योग्य है। इजराइल अपने आप को अपराजेय समझ रहा था, एक उसके पास ये एक उसने भ्रम पाल रखा है, और पश्चिमी देशों ने उसको ये बता दिया है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, इतना मजबूत उसका हवाई सुरक्षा तंत्र है। लेकिन हमास ने भी एक बार उस सुरक्षा तंत्र में सेंध लगाई, और इस बार ईरान ने भी सुरक्षा तंत्र में सेंध लगाई। निश्चित रूप से इस संघर्ष में जिस तरह की सतर्कता ईरान को बरतनी चाहिए थी, वो सतर्कता उसने बरती नहीं, और मुझे लगता है कि इस धोखे में रखा अमेरिका ने। अमेरिका एक तरफ ईरान से वार्ता करता रहा, परमाणु हथियार को लेकर के उसके साथ समझौते की बात करता रहा, 5 दौर की उसने बात की, और ये दूसरी तरफ उसने इजराइल को भी इस घटनाक्रम में रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। अमेरिका के साथ संवाद में शामिल ईरान हो सकता है कि इस विश्वास से रह गया हो कि कम से कम इस तरह के संघर्ष की स्थिति नहीं आएगी। इजराइल ईरान के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, खासतौर से वर्तमान रिजीम को। इजराइल मानता है कि आज सबसे बड़ी चुनौती पश्चिम एशिया में वो उसका ईरान है। जो अन्य देश रहे हैं उन सभी देशों को उसने, अधिकांश देशों को उसने न्यूट्रलाइज कर रखा है, या उनके चाहे सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, कतर हो, जो अन्य नॉन स्टेट प्लेयर्स रहे हैं, चाहे वो हमास हो और या हिजबुल्लाह हो, इन तमाम लोगों को उसने न्यूट्रलाइज कर लिया। सीरिया एक बड़ा विरोधी होता था, सीरिया में एक नई सल्तनत आ गई, उस सल्तनत के साथ अमेरिका ने अपने संबंध बेहतर करने लगे, और वो भी इस संघर्ष में कहीं दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि इजराइल की इन तमाम कोशिशों के बावजूद ईरान एक बड़ी चुनौती है, ईरान एक बड़ी ताकत है, और वह मजबूती के साथ इजराइल का मुकाबला करने की स्थिति में है। लंबा युद्ध चलेगा, पूर्ण युद्ध चलेगा तो क्या स्थिति होगी वो कहना मुश्किल है, लेकिन ईरान एकदम बैकफुट पे चला जाएगा ऐसा नहीं है। वो भी अपनी पूरी ताकत के साथ संघर्ष करने की स्थिति में है, और उसने इस बात को दिखाया भी। और मेरा अपना मानना यह है कि आगे के समय में चल करके अन्य देश उसके साथ खड़े होंगे, खासतौर से चीन और रूस। भारत का जो रवैया है ये आश्चर्यजनक है। भारत ने अभी शंघाई सहयोग संगठन ने जो प्रस्ताव पारित किया उससे अलग चला जाना यह आश्चर्य पैदा करता है। शंघाई सहयोग संगठन में भारत एक प्रमुख देश है। शंघाई सहयोग संगठन ने पूरी तरह से इस हमले की निंदा की है, इजराइल की निंदा की है, और वो ईरान के साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं। भारत ने अपने आप को से अलग कर लिया। ये बात मेरे जैसे लोगों के समझ में नहीं आती। विदेश मंत्री के जो इस पूरे घटनाक्रम में जो 2 ट्वीट हमने देखे हैं वो भी आश्चर्य पैदा करते हैं कि किस तरह की विदेश नीति है। उन्होंने 2 ट्वीट किए हैं, तो दोनों ट्वीट में उन्होंने कहा है कि अलग अलग जो ट्वीट है कि उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री से उनकी बात हुई है, और दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा है कि इजराइल के विदेश मंत्री से उनकी बात हुई है। बात क्या हुई है ये उन्होंने कुछ नहीं लिखा है। इस पूरे प्रकरण में उनका स्टैंड क्या है यह भी उन्होंने नहीं लिखा है। प्रधानमंत्री जी ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री से, नेतन्याहू से उनकी बातचीत हुई है, और एक लाइन और उन्होंने लिखी कि इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के बल की बहाली पर उन्होंने बल दिया। लेकिन इस संघर्ष को किस रूप में देखते हैं, वह इसकी आलोचना करते हैं, इसका समर्थन करते हैं, ईरान के साथ हैं, इजराइल के साथ हैं, ये इस पर उनकी कोई टिप्पणी नहीं है। यह भी आश्चर्यजनक बात है। जबकि ईरान के साथ भारत के संबंध बड़े पुराने हैं, बड़े प्रगाढ़ हैं। भारत उन 5 देशों में शामिल है, प्रमुख देशों में, जिसके साथ व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे हैं। बड़े पैमाने पर पश्चिम एशिया में भारतीय नागरिक विभिन्न सेवाओं में लगे हुए हैं। रणनीतिक संबंध ईरान के साथ हमेशा रहे हैं। ईरान और भारत के बीच जो सहयोग संबंधी समझौते हैं वह भारत की आज़ादी के कुछ ही साल के बाद हो गए थे। लगातार राजनयिक संबंध बने रहे। मेरे हाल का कोई प्रधानमंत्री, चाहे मोदी जी रहे हों, चाहे उसके पहले मनमोहन सिंह जी हों, चाहे उसके पहले नरसिंह राव जी रहे हों, या अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हों, लगभग सभी प्रधानमंत्रियों ने ईरान की यात्रा की है। केवल
संभवतः लाल बहादुर शास्त्री जी नहीं गए थे और राजीव गांधी नहीं गए थे। तो एक शिखर स्तर पे भी दोनों देशों के बीच बहुत बेहतर संबंध रहा है और भारत का व्यापारिक हित भी है, नागरिकों का भी हित है, लेकिन बावजूद इसके इस मसले पर भारत की चुप्पी कौन से कारण है तो सरकार बता सकती है, लेकिन यह सामान्य नहीं लगता और यह भारतीय जनता के अनुकूल नहीं लगता। ईरान के साथ आप संबंध बेहतर करके आप भारतीय नागरिकों का भला करते हैं। इजराइल जैसे देश सत्तावादी देश है, यह नागरिकों की सरकारें नहीं चलाती। ये सत्ता में कैसे बने रहना है, सत्ताओं को मजबूत कैसे करना है, तंत्र को कैसे चलाते रहना है, भले उसके लिए व्यक्ति स्वतंत्रता को भी कितना उसके साथ दखलंदाजी करनी पड़े, यह इस तरह की सोच के देश है। तो नागरिकों का तो भला नहीं होता, हो सकता है कि तंत्र का भला होता हो, शासन सत्ता का भला होता हो। तो और इसके अलावा इस घटनाक्रम में इजराइल का जो रवैया है वो निंदनीय है। इस तरह से साम्राज्यवादी सोच के साथ विस्तारवादी सोच के किसी देश का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। वो देश जो मानवता के पक्ष में भी नहीं है और मानव जाति के ऊपर भी हमला कर रहा है। जी।